सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, हुकूमत अब बस 3 रोज की मेहमान है, मगर निगरां हुकूमत में कौन कौन शामिल है इस हवाले से अभी तक कोई हतमी नाम फाइनल नहीं हो सका। इसके साथ साथ निगरां हुकूमत का दौरानिया कितना होगा, इस पर भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में नई डिजिटल मर्दमशुमारी के जरिए आइंदा इंतखाबात कराए जाने की मंजूरी के बाद यह बात जबान ज़द-ए-आम है कि 3 माह में इंतखाबात होना कमोबेश नामुमकिन है और प्रैक्टिकली भी इसकी कोई पॉसिबिलिटी नजर आ नहीं रही है। 2023 की डिजिटल मर्दमशुमारी के हतमी नताइज आना बाकी हैं, जिसके बाद मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। इसके हल्का बंदियों समेत दीगर अहम मामलात हैं, जिसमें कई आईनी और कानूनी पेचीदगियां भी शामिल हैं। इस सारे मामलात में उलझने और इन मामलात को सुलझने में कम से कम 5 से 6 माह का वक्त दरकार होगा, मगर बहुत से माहिरीन तज्जियाकार बशमूल सियासतदान उसे 8 से 10 माह तक का बता रहे हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी तो आइंदा 8 से 10 माह अवाम के लिए मुश्किल करार देते हैं, जिसके बाद अवाम ये सोचने पर मजबूर है कि क्या भाई अभी मजीद बुरा वक्त आने वाला है, और वो बुरा वक्त कैसा हो सकता है। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कुसूर में अवामी जलसे से खिताब के दौरान कहा, वजीर आजम नवाज शरीफ होगा और मुल्क की खिदमत करेगा। नवाज शरीफ इस मुल्क का मेहमान है। वजीर आजम ने अपने खिताब में क्या कहा, जरा सुन लीजिए। फैयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है, उनको गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अब जनाब, एक तरफ तो मुल्की हालात हैं और दूसरी तरफ हुक्मरानों के बयानात हैं, जो ये जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान और उसके अवाम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। मगर वजीर आजम के बयानात से एक चीज जो वाज़ेह होती है वो ये कि 2018 तक मुल्क की माशी हालत ये नहीं थी। पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम था, तवानाई का बहरान खत्म हो चुका था, IMF का प्रोग्राम खत्म हो गया था। मगर फिर जैसे ही वजीर आजम शहबाज शरीफ बात करते हैं कि 16 माह पहले हासिल होने वाले इक़्तिदार का तो मामला ही कुछ बरक्स दिखाई दिया। शहबाज शरीफ मुल्क की माशी हालात को खराब करार देते हैं, IMF में एक बार फिर घिरा हुआ करार देते हैं, IMF से मुआहदे में कितनी मुश्किलात पेश आए इसकी कहानी सुनाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर साल 2018 से लेके साल 2022 के दौरान महज 4 सालों में ऐसा क्या हुआ कि तरक्की का सफर रुक गया, तवानाई का बहरान पैदा हो गया, मुल्क कर्जों में डूब गया। तो इस हवाले से साबिक हुक्मरान जमात सीनियर रहनुमा साबिक वजीर दाखिला परवेज खटक ने चेयरमैन पाकिस्तान इंसाफ पर और उनकी तर्ज हुक्मरानी पर इंतहाई संगीन इल्जामात आयद किए। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन डिक्टेटर बनने का शौकीन थे। वो अपने आगे किसी की नहीं सुनते थे, किसी को एतमाद में नहीं लेते थे, तमाम फैसले अपनी मर्जी से करते थे। गुज़िश्ता रोज मेरे ही प्रोग्राम में उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। अदालत ने गिरफ्तार किया तो सही गिरफ्तार किया, तोहफा लेकर बेचने बहुत शर्म की बात। आज देखे ना कौन निकला इसके लिए। एक डिक्टेटर बनना चाहता है, फौज के खिलाफ जंग करना चाहता है और इस मुल्क में अफरा तफरी लाना चाहता है ताकि ये मुल्क तबाही की तरफ जाए। मुल्क को तबाह कर दिए, झूठे वादे, झूठे मसले, सारे जिंदगी झूठ बोल बोल कर लोगों को बेवकूफ बना दी। हमने 3.5 साल हुकूमत की, वफाक में हम क्या बता सकते हैं मुल्क के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और किया सिर्फ चंद लोगों को फायदे पहुंचाए, खुद ही सबको फैसले करते हैं, कोई जिम्मेदार नहीं है इन फैसलों का। हमने 3.5 साल विफाक में हुकूमत की है और हम आज अवाम को क्या कह सकते हैं कि हमने अवाम को क्या दिया है? कुछ नहीं। ये परवेज खटक ने मेरे ही प्रोग्राम में गुज़िश्ता रोज का। इसी तरह सानिया 9 मई के हवाले से भी निजी टीवी पर बात करते हुए उन्होंने ये इल्जामात आयद किए कि चेयरमैन PTI ने 9 मई को पार्टी की सीनियर लीडरशिप को पुरअमन एहतजाज की हिदायत जारी की, जबकि हमलावरों को खुद हिदायत देते रहे। 9 मई के हवाला से उनका कहना था कि क्या इल्जामात उन्होंने PTI के चेयरमैन पर लगाए, जरा सुन लीजिए फिर आगे बढ़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो पाकिस्तान में मकबूलियत के दावेदार थे, आखिर इस किस्म के हालात क्यों पैदा कर रहे थे? क्या अवाम और इदारों का टकराव चाहते थे, या इख्तिदार खो जाने के बाद उसके दोबारा हुसूल के लिए हर हद को पार करने के लिए तैयार थे? और गुज़िश्ता रोज जब उनकी गिरफ्तारी अमल में आई तो पूरे मुल्क में कहीं कोई बदअमनी का वाकया रिपोर्ट ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि 9 मई को सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत किया गया, जिसकी प्लानिंग पहले से कर रखी थी। इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करेंगे। और आज जनाब एक इंतहाई अफसोसनाक हादसा भी पेश आया, उसका जिक्र करना भी बड़ा ज़रूरी है। जनाब, कराची से
ट्रेन चली थी, 10 बोगियां थी जनाब, ये 10 बोगियां उलट गई। कई अफराद हैं जिनकी जिंदगियां जा चुकी हैं। 9 बोगियों में बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। एक बोगी में रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान साल 2023 में आ गया है जहां पर पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के हादसात नहीं होते, लेकिन हम 1970-1960 की दिहाई में जी रहे हैं। पूरी दुनिया में 1960-1970 में इस तरह के हादसात होते थे, लेकिन फिर वो इन हादसात से निकल गए। लेकिन अब भी पाकिस्तानी अवाम को इन हादसात से दो चार किया जाता है, बड़ा अफसोस के साथ है। लेकिन खैर, फैयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको जरा प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। फैयाज साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आप कमेंट करें, ये आज जो इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जनाब, पाकिस्तान में वैसी महंगाई बहुत ज्यादा है, लोग ट्रेन को तरजीह देते हैं प्लेन के मुकाबले में कि चलें कहीं घूमने जाना हो तो जरा ट्रेन को तरजीह दे दी जाती है। लेकिन हम देखते हैं हर साल दो साल के बाद इस तरह का सानिया पेश आता है। मैं और आप बैठ के गुफ्तगू कर रहे होते हैं और कोशिश करते हैं कि इस तरह का सानिया दोबारा नहीं हो, लेकिन हर साल इस तरह का सानिया पाकिस्तानी अवाम को मुंह चढ़ा रहा होता है। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो जो लोग जनाब उसमें शहीद हुए और जो जख्मी हुए उन सारों के वाहिकीन के साथ जनाब उनके गम में हम शरीक हैं बराबर के। अल्लाह पाक उनको सब्र जमील दे, आमीन। और एक नागहानी आफत थी, और इस नागहानी आफत की वजह क्या थी, तखरीबकारी थी या कोई नेगलिजेंस थी, वो सारी जो है वो तफ्तीश करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलेगा। और जो जिम्मेदारान होंगे अगर उनके खिलाफ प्रॉपर तरीके से कानून अमल में आएगा और उनको सज़ा दी जाएगी तो आइंदा के हवाले से कुछ चीज़ों के ऊपर ग्रिप पैदा की जा सकेगी। लेकिन इस पूरे इवेंट में दोबारा से जो पाकिस्तान की तारीख है, एक पहलू सारी कौम ने देखा कि पाक फौज के जवान और अफसर वो मौके पे पहुंचते हैं और भरपूर तरीके से वहाँ पर जो लोग अफेक्टिव थे उनकी मदद करना, रिहेबिलिटेशन करना, उनकी जानों को बचाना, उसमें अपना किरदार अदा करते हैं। और ये एक हिस्ट्री है कि पाकिस्तान में ज़लज़ले आए, सैलाब आए, कोई नागहानी आफत हो, कोई भी मर्दमशुमारी हो, कोई भी काम हो, पाक फौज के जवान और अफसर फ्रंट फुट के ऊपर जो है वो नजर आते हैं। तो मैं पाक फौज के जवानों को और अफसरों को भी ख़ाज तहसीन पेश करूँगा कि जिन्होंने सबसे पहले वहाँ पहुँच कर बाकी आम शहरियों के साथ मिल के वहाँ पर रेस्क्यू के ऑपरेशन को जनाब पाया तकमील तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया। तो बाकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि ये तकरीबकारी थी या कोई नेगलिजेंस थी। बिल्कुल, और बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। इस मुल्क के अंदर तूफान आए, जलजला आए, सैलाब आए, इस तरह की कोई भी नागहानी आफत आए या फिर कोई एक्टिविटी हो, जैसे ये इलेक्शन की एक्टिविटी होती है, दीगर एक्टिविटीज़ होती हैं, पाक फौज के जवान जनाब सफ़े अव्वल में वहाँ पर मौजूद होते हैं। पाकिस्तानी अवाम के लिए नो डाउट उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अच्छा सर, मैं आता हूँ जिस पर मैंने इब्तिदाइया दिया। सर, ये कल खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एक बंदा नहीं निकला, कहीं कुछ जलाया गिराया नहीं गया, कहीं कोई जलाओ घिराव नहीं हुआ, कहीं कोई एहतजाज नहीं हुआ, आवाम नहीं निकली। सर, ये 9 मई को जो हुआ था उस वक्त तो खान साहब ये कह रहे हैं कि भाई देखें पूरी पाकिस्तानी आवाम निकल कर सामने आ गई, तो वो कहाँ थे फिर कल? मेरी आपसे दिलचस्पी आज जो गुफ्तगू की थी वो बुनियादी ये थी कि जो 9 मई को हुआ वो कल क्यों नहीं हुआ फिर? कल जो है वो सारे के सारे मुजाहिद, गोरीले, कमांडो और टार्जन, $6 मिलियन मैन, सारे जनाब इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे बैठ के वो जनाब धूप से पकौड़े, पानी से पकौड़े तलते रहे। और फिर वही झूठ और फ्रॉड की पॉलिटिक्स, वही जबरान इनका बाहर बैठा अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर, वो इनका सोशल मीडिया का हेड, वो इमरान गजाली, वो असलान खालिद, वहाँ से बैठकर वही झूठ की सियासत जो पिछले कई सालों से और खुसूसन पिछले 1.5 साल से और खुसूसन जो 9 मई को की गई और अब की बार भी की गई, क्या थी? कल जनाब सारी दुनिया ने देखा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ट्रैक सूट के ऊपर आराम से जनाब उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और वहां से चले गए। लेकिन जनाब एक वीडियो जारी होती है जिसमें वेस्ट कोट पहना हुआ है, काला जनाब आपने शलवार सूट पहना हुआ है, और जनाब हेडिंग दी जाती है मुर्शद की अजमत को सलाम। जिस ग्रेसफुल तरीके से गिरफ्तारी दी जनाब, वो चलते हुए अपने को घर से निकल रहे हैं या किसी जगह पे पेशी के लिए, और साथ सारी फोर्स है। एक तो वो, दूसरा जनाब कल फिर जनाब वही तूफान बदतमीजी झूठ का कि जनाब फैजाबाद ब्लॉक हो गया, लाहौर के अंदर फला सड़क चौक हो गई, जनाब इस्लामाबाद के अंदर फला चौक के ऊपर जनाब सारी दुनिया आ गई, जनाब अटक जेल का निज़ाम
अटक किया आवाम ने और आवाम ने जनाब संभाल लिया। और फिर इसी तरीके से बहुत सी ऐसी गलत किस्म की ऑडियो वीडियोस तस्वीर 2 नंबर फेक जारी करके वही सारी की सारी हरासमेंट और पैनिक क्रिएट की गई सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर, बस उसके अलावा कहीं पे भी नहीं। लेकिन असल इशू ये है कि 1.5 साल ये केस चला, 41 पेशियां हुई, जिसमें सिर्फ 3 पेशियों पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हाजिरी दी, बाकी 37 पेशियों में उन्होंने आना ही गवारा नहीं किया। सही बात। फिर इस केस के अंदर 3 दफा सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लिया गया, 3 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लिया गया, 3 दफा हुमायूं दिलावर की सेशन कोर्ट से जनाब रिलीफ लिया गया कि असर नो केस को सुना जाए, देखा जाए, गवाहों को देखा जाए, तो जनाब प्रोसिक्यूशन शुरू की जाए। 3 दफा ये तीनों स्टेप्स की कोर्ट के ऊपर जनाब किया गया। उसके बाद जब फैसला आ गया तो कहा गया जनाब के फ्री ट्रायल का जनाब हमें मौका नहीं दिया गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जो मैंने आपके सामने पूरी बताई कि 3 दफा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन में करने के बाद ये जो कहा गया कि फ्री ट्रायल का हमें मौका नहीं दिया गया, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 11 बच्चों की माँ ये कहे कि मुझे मेरे मियाँ का सच्चा प्यार आज तक नहीं मिला। ठीक है ना जी? तो ये सारी सूरत सर तो मैं आपकी बात से एक और ये ज़िली सवाल निकलता है, तो ये फिर ये इस बात में सदाकत होगी ना, ये परवेज खटक साहब ने कल मेरे शो पे भी बोला, फिर निजी टीवी चैनल पे भी उन्होंने गुफ्तगू में कहा। अच्छा मैं जरा चाह रहा हूं एक दफा दोबारा सुन ले वो कहते क्या है। वो क्या कह रहे हैं कि जनाब हमें तो कहा कि हम तौर पर रहिए, लेकिन एक और फोर्स तैयार की गई थी जिनसे डायरेक्ट खान साहब राब्ते में थे और उन्होंने कहा था कि भाई जाओ और जाके ये सारी चीजें कर दो। ये सारी से प्री प्लान थी। जरा सुन लीजिए फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। फैयाज साहब ये टीम कौन सी थी, ये किस तरह की टीम थी? क्या जनाब खटक साहब की कौन सी नई बात है? मैं तो पिछले 3 महीनों से ये बातें बता रहा हूँ जनाबे वाला। प्री प्लान एक तो इमरान खान टाइगर फोर्स बनाई गई, इमरान टाइगर फोर्स, सही है, ठीक है जी, टीम से हटके ये बिल्कुल वैसी थी जैसी मशरकी पाकिस्तान के अंदर मुफ्ती बानी बनाई गई थी, जिसका दावा जनाब मोदी ने बांग्लादेश के में खड़े होकर जनाब कहा था आज से 5 साल पहले कि मुझे फख्र है कि मैंने मुफ्ती बानी के कारकुन बन के मशरकी पाकिस्तान को जनाब जुदा किया और बांग्लादेश बनवाया। बिल्कुल इसी तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ को किसी ने पट्टी पढ़ाई कि अपने जानसारों की एक फोर्स बनाओ जो पाक फौज के साथ टकराएगी और आपकी जनाब इज्जत वकार और आपकी इस पूरी जिद्दोजहद में आपके लिए कुर्बानियाँ देगी। जनाब उस पर हजारों लाखों लोग जनाब नौजवान, उसकी जनाब लिस्टें बनी, वो इमरान टाइगर फोर्स बनी। फिर उसके अलावा हर शहर के अंदर 15 से 20 जो लीडर्स थे जो इनकी उंगलियों पे और इनके इशारों पे नाचते थे, जिनका अपना कोई विजन नहीं था, कोई सोच अप्रोच नहीं थी, लो लेवल की मेंटेलिटी और जहनियत रखने वाले वो सारे लोग थे। जैसे रावलपिंडी में वासिक कयूम था, उमर तनवीर भट्ट था, राजा माजिद दनियाल था, इस तरह के और बहुत से लोग थे। इसी तरह लाहौर के अंदर जनाब आपको नजर आए, इसी तरह हर उनको डायरेक्ट चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से और उसके कैंप की तरफ से इस पूरी मारा मारी छीना छपटी ताइफन बलूकी दहशतगर्दी की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जाती थी। हमारे जैसे जनाब कारकुनान या लीडर्स को, और परवेज खटक साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, उनको तो वो ऐसी बातें, पहली बात वो शरीके जनाब मशवरा ही नहीं करते थे। अगर कोई दिखावे के लिए कोई चीज कर भी लेते थे तो वहां पे ये चीजें नहीं आती थी। अब उस पे 9 मई को प्री प्लान सारी चीजें, और हमारे पिंडी के अंदर तो GHQ पे हमले के लिए 2 दफा प्रैक्टिस करवाई गई, एक 1 तारीख को और एक 6 तारीख को। दोनों दफा मैंने नाकाम किया जनाब, उसको मैंने कैंट के एरिया में उसको जाने ही नहीं दिया। और सारी चीजें ठीक है बिल्कुल, लेकिन अब देख लिया आपने कि कल जो है वो क्या था, सोशल मीडिया पे जंग थी, और सोशल मीडिया पे जनाब फेक ऑडियो वीडियो तस्वीर और जनाब ट्रेंड चल रहे हैं और खुश हो रहे हैं। आप लोगों ने बिल्कुल खान साहब से फिर इस सारे मामले के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली रियासत पैट्रियट इंसान को होना चाहिए, वतन अजीज से हम बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, सियासत हो गई, दीगर मामलात हो गए, ये बाद में आते हैं, पहले रियासत से मोहब्बत होगी, उसके बाद दीगर चीजें होंगी। लेकिन सर आपने इस नुक्ते पर आप लोग अलग हो गए, आपने अलग पार्टी बना ली है, ठीक है, आप इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक साहब ने बना ली है। सर मैं अगर आपसे सवाल करूं, शहबाज गिल प्रिसाइजली नाम लेके कर रहा हूं, जिन्होंने अभी खान साहब का साथ नहीं छोड़ा, शाह महमूद कुरैशी साहब, क्या ये लोग भी उस टाइगर फोर्स या जिस फोर्स का आप जिक्र कर रहे हैं उस पर जो अहकामात दिए गए उसमें ये शामिल गुफ्तगू थे? यार शहबाज गिल तो कल का छोकरा है ना, उसको अब क्या बात करते हैं सियासी हवाले से, उसकी क्या सियासी बैकग्राउंड है?
वो बाहर की एक एजेंसी का जनाब वो एजेंट था, वो यहाँ पर आया, उसने अपना जो काम करना था किया, उसने जितनी जनाब पोलराइजेशन क्रिएट करनी थी पॉलिटिक्स के अंदर भी और जनाब तहरीक इंसाफ के अंदर भी वो किया। उसके बाद जो जनाब वो मुंह काला करके यहाँ से गया और उसने जिस तरीके से पाक फौज के अंदर बगावत पैदा करने के हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इंस्ट्रक्शन के ऊपर जिस अंदाज से सारी चीजें चलाई, सबको पता उसकी क्या सियासी बैकग्राउंड क्या है, उसका सही है, उसका क्या सियासी बैकग्राउंड है, बिल्कुल आप मुझे बताए ना। ठीक है, आप यहाँ से भाग गया, फायर बैठ के पड़के मार रहा है, वो एक मखसूस कम्युनिटी से उसका ताल्लुक है, जो कम्युनिटी 1973 के आइन को जो है ना वो सबुताज करना चाहती है, तोड़ना चाहती है। एक पूरा एजेंडा है, इजरायली लॉबी है, वो मखसूस कम्युनिटी है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी और अभी भी ये साजिश चल रही है कि पाकिस्तान के जो एटमी ताकत है, दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी ताकत, उसको जंग किए बगैर तबाह बर्बाद करना है। इकॉनमी को तबाह बर्बाद कर दिया गया IMF से मुआहिदा तोड़ के पिछले साल फरवरी में, और फिर जिस तरीके से IMF के साथ जनाब खतो खिताबत करके उसको रोकने की कोशिश की गई, और IMF भी जिस तरीके से आलमी प्लेयर्स के इशारों पे पाकिस्तान के अंदर जितनी महंगाई कर सकती थी उसने की, ये सारा कुछ चला है, ये सारा कुछ लोगों ने दीगर लोग जो इस वक्त उनका साथ नहीं छोड़ रहे हैं, आपको लगता है वो इस सारे अमल में उनके साथ शरीक थे? क्योंकि आपने तो ज़मीर की आवाज पे छोड़ दिया ना कि आप लोग नहीं कर सकते इस तरह। सर, शाह महमूद कुरैशी साहब की टके आने की वैल्यू नहीं थी आखिरी जनाब 1.5 साल में। मेरे बड़े काबिल एहतराम है, बुजुर्ग है, बहुत शरीफ नफ्स आदमी है, नफीस आदमी है, उनको क्या आप क्या देखते थे 1.5 साल? वो लोग इर्द गिर्द होते थे, लो लेवल के सब स्टैंडर्ड लोग, जिनकी ना दीन की, ना दुनिया की, ना पॉलिटिक्स के ऊपर ना कोई नजर। जैसे चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इशारा करना है, वो पालतू जानवर की तरह जनाब उनके सामने नाचना शुरू कर देना। उनके कहने पे कोई उठता था, मुंह उठा के जलन बाजवा को गद्दार कह देता था, कोई फौज के खिलाफ, कोई भुट्टो वालों के खिलाफ। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ सारा दिन जनाब भुट्टो वालों के खिलाफ नफरत का जनाब एक बाजार गर्म किए रखते थे जनाब, मीटिंग से लेके उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, सारा कुछ है ना। बहरहाल एक बहुत बड़ी साजिश थी, अब अल्लाह पाक बचाए। ठीक है, और लोगों को सर मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं सर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ दीगर मौजूआत है उस पर बात कर आगे चल के सिराजुल हक साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। फैयाजुल हसन चौहान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू मजीद आगे बढ़ाते हैं। चौहान साहब ये बताइएगा, मरियम औरंगजेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि अभी तो एक ही चीज़ निकल कर सामने आई है और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होती चली जा रही हैं। अभी अलकादिर यूनिवर्सिटी 19 मिलियन पाउंड से गालिबन ये केस है, फॉरेन फंडिंग का मामला है, साइफर का मामला है। तो सर ये बताइएगा, कुछ लोग ये गुमान भी कर रहे हैं और ये बातें भी कर रहे हैं कि ये 2 दिन के अंदर फैसला रिवर्स हो जाएगा, आपको लगता है कि ये हो जाएगा? अच्छा, मैं आपके सामने आज एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ। दे सर, तसल्ली से सुनिएगा। आपको याद है कि 2019 के अंदर $3 अरब जो सऊदी अरब की हुकूमत ने डिपॉजिट करवाया था पाकिस्तान के ज़रिए मुबारक को मेंटेन करने के लिए, वो वापस ले लिया था। जी जी बिल्कुल, याद है आपको? बिल्कुल, तैयारे वाला भी सीन हुआ था ना, तैयारा वापस मंगवा लिया था, ये वही वाली बात। सुने वो क्या वजह थी? वो वजह ये थी कि जब शहजाद अकबर के कहने पे उमर फारूक जो घड़ियों का डीलर था, उसके पास बेगम चेयरमैन तहरीक इंसाफ उनकी दोस्त घड़ी लेकर गई, वही मोहम्मद बिन सुलेमान साहब की तरफ से दी गई, एक्सीलेंसी मोहम्मद बिन सुलेमान उनकी तरफ से जो तोहफे में दी गई थी, 76 लाख दरम में फरोख्त करने का सौदा तय हो गया। तो उमर फारूक के बकौल इसको कंफर्म करने के लिए ये असली है कि नकली, वो ग्राफ जो कंपनी थी जिसने सिर्फ एक ये घड़ी बनाई थी मोहम्मद बिन सुलेमान की, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ मोहब्बत के तौर पर उसने ये बनवाई थी, उसने राब्ता किया सऊदी एस्टेब्लिशमेंट से और मोहम्मद बिन सुलेमान से कि क्या ये वही घड़ी नहीं है जो हमने आपको बना के दी थी, और ये सिर्फ सिंगल एक घड़ी है, ये कोई घड़ियां नहीं बनाई थी हमने। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा वाकई ये तो कोई घड़ी है। तो उसने बताया कि ये घड़ी बिकने के लिए आई है। मोहम्मद बिन सुलेमान इतना दुख हुआ, उसको इतना अफसोस हुआ और उसको इतनी नफरत हुई
कि उसने वो $3 अरब जो डिपॉजिट करवाए थे वो इसी वजह से वापस मांगे, और $3.25 अरब उसने उसके अलावा पाकिस्तान को ऑयल जो है वो उधार में देने की मद में जो मुआहिदा किया था वो भी वापस लिया। और जो असल बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, जब $1 अरब ज़र मुबादला के ज़खायर में से पाकिस्तान के कम होता है तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर 10 रुपया महंगा हो जाता है, 10 रुपया महंगा। तो वो $3 अरब जो वापस गए थे, जो हुकूमत पाकिस्तान को फिर मजबूरन देने पड़े, $30 महंगा हुआ था उस वक्त, $30 3-4 महीनों के अंदर। और $30 महंगा होने से 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी, रियासत पाकिस्तान के ऊपर अरबों रुपए का, सैकड़ों अरब रुपए का कर्जा, और आवाम की किस्मतों में फाके, डाके, धमाके, नाके और चाके, आवाम की किस्मत में तबाही और बर्बादी जो आई। आप बताएं, सिर्फ एक तोशा खाना की घड़ी बेचकर करोड़ों रुपया लेने की लालच की वजह से एक फर्द की पूरी पाकिस्तानी कौम में क्या बनता है, ये है सारी स्टोरी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। भैया अज़ुल हसन चौहान हमारे साथ मौजूद थे, और शुक्रिया जनाब। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सिराजुल हक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सिराज साहब अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? वालेकुम अस्सलाम सलमान भाई। सर ये बताइएगा, अभी निगरान सेटअप के हवाले से कई शक व शुबात हैं। आज वजीर आजम साहब ने बात बोल तो दी है कि 9 तारीख को असेंबलियां तहलील हो जाएंगी, लेकिन वो जो मुश्तरका मफादात कौंसिल ने फैसला किया है कि जनाब नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात होंगे, तो सर ये 3 महीने वाला मामला तो नहीं लग रहा है, 90 दिन का तो नहीं लग रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डिजिटल मरदमशुमारी कब हुई है, खाना शुमारी कब हुई है, और हुकूमत ने CCI का इजलास कब बुलाया। पहले दिन से यही चाहते हैं कि कोई ऐसा बहाना, कोई उज़र, कोई चीज़ मिल जाए जिसको बेस बनाकर हम इलेक्शन को डिले करें। इसलिए कि गुज़श्ता 15 महीनों में PDM की हुकूमत ने अवाम के साथ जो कुछ किया, इसका कोई तारीख़ नहीं, मिसाल नहीं मिलती है। अब देखिए, एक रात 7 रुपया फ़ी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा, 20 रुपया फ़ी लीटर पेट्रोल में इजाफा, ये कभी हुआ है? बस दुनिया में कानून यही है कि एक बार ही बजट पास होता है, लोग उस बजट में मुतय्यन करदा कीमतों के मुताबिक अपने साल का बजट बनाता है, महीने का बजट बनाता है, अपनी तनख्वाह को देखता है, अपनी आमदनी को देखता है। PDM ने आने के बाद हर दिन एक नया बजट अनाउंस किया, कीमतों में इजाफा करके हर पाकिस्तानी को एक मुश्किल से दो चार किया। इसलिए ये कोई अनहोनी नहीं है, हमारा यही ख्याल था कि जब 20 रुपया उन्होंने फ़ी लीटर इजाफा किया तो मेरी छिट्टी हिस्स ने यही कहा कि अब ये हुकूमत बर वक़्त इलेक्शन करने के मूड में नहीं है। सही है। अब निगरान हुकूमत के लिए इतना ही वक़्त चाहिए जितना वक़्त पाकिस्तानी कौम एक चीज़ को बोलने में लगाती है, ताकि ये भूल जाए कि नवा शहबाज शरीफ ने इनके साथ क्या किया, PDM ने इस कौम के साथ क्या किया, पीपल्स पार्टी ने इस कौम के साथ क्या किया। मैं इसलिए समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क जिस मुश्किल से दो चार है, इसका वाहिद हल अब भी सिर्फ और सिर्फ जल्द अज जल्द इलेक्शन है। लेकिन सर उसको कवर कैसे करेंगे? एक चीज होती है ना, आपके आइन के अंदर एक चीज दर्ज हो, निगरान सेटअप आता है, निगरान सेटअप के बाद वो नई हल्का बंदियों वाला मामला आता है, नई मरदमशुमारी, और उसके तहत इंतखाबात डिले का शिकार होते हैं। इलेक्शन कमीशन कह देता है कि जनाब हमें 6 महीने और चाहिए, लेट सपोज मैं मफरूजे की बुनियाद पर बात कर रहा हूं, तो सर ये 3 महीने ये और 3 महीने या 4 महीने और तकरीबन 7 महीने के बाद इलेक्शन होते हैं, उसको आईनी कवर कैसे मिलेगा? सर ये निगरान हुकूमत पर तो जो इलेक्टेड हुकूमत आएगी वो तो आर्टिकल 6 भी लगा सकती है। देखिए, जब नीयत ठीक हो मामला ठीक हो सकते हैं, लेकिन जब नीयत ही ख़राब हो और पहले दिन से आपकी यही कोशिश हो कि इलेक्शन ही ना हो जाए, तो उसके लिए यही हरबे इस्तेमाल होते हैं। वरना आज अगर आपने CCI का इजलास कल तलब किया और फैसला किया, यही इजलास तो आप 5 महीने पहले भी कर सकते थे, 6 महीने पहले भी कर सकते थे, लेकिन मुसलसल अपने इक़दामात के नतीजे में आईने में अपने मुस्तक़बिल को देखकर उन्होंने अब ये रास्ता इख्तियार किया कि इलेक्शन को डिले किया जाए।
लेकिन इडहाकिज़म की बुनियाद पर, निगरान हुकूमतों की बुनियाद पर निज़ाम चलाना, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ आबादी के साथ, 24 करोड़ की आबादी के साथ ये बहुत बड़ा मिजाज। कहीं ना कहीं सिराज साहब, मैं समझता हूँ बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन सर सिराज साहब, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इस सारे अमल में तमाम सियासी जमातों की मुजरिमाना खामोशी भी है कि आप इलेक्शन डिले करें? महंगाई इस वक्त काफी ज्यादा है, आवाम में जाने की इस वक्त सकत नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज की, तो कहीं ना कहीं तमाम सियासी जमातों की मुजरिमाना खामोशी जो कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है, जो 9 तारीख को खत्म हो रही है, उन तमाम लोगों का एक मुआहदा है जो कि ऑब्वियसली पब्लिक तो नहीं है लेकिन आपस में होगा। इसमें क्या शक है जो आप कह रहे हैं? सब ने मुजरमाना खामोशी इख्तियार की है। सदर एक पार्टी का है, वज़ीर आज़म बाकी 13 पार्टियों का है, वज़ीर ख़ारिजा पीपल पार्टी का है। तो असम्बली के अंदर जितनी पार्टियाँ हैं सब तो हुकूमत में शामिल है, सब इस जराइम में शामिल है, सिवाय जमात इस्लामी की, जिन्होंने हमेशा हक़ और सच के और आवाम की तर्जुमानी किया, चौक और चौराहों में भी, और कौमी असम्बली और सेनेट और सूबाई असम्बलियों में भी। और डे वन से हमारा मौक़िफ़ यही है कि जितना जल्द इलेक्शन हो जाए इतना ही कौम के हक़ में है। ठीक है सर, ये कल तहरीक इंसाफ के सरबराह की गिरफ्तारी हुई है, आप कैसे देखते हैं सर? वो जो 9 मई को सारे वाक़यात हुए थे, 9 मई को जिस तरह से लोगों ने देखा कि कुछ लोग थे जो बाहर निकल कर आए और उन्होंने बाकायदा तौर पर कानून को अपने हाथ में लिया, उन्होंने कई तनसीबात पर हमला करने की कोशिश की, गुज़िश्ता रोज़ तो सर एक पत्ता भी नहीं टूटा, ये कैसे हो गया सर? देखिए, यानी आज जिस बड़े पैमाने पर एहतजाज का इम्कान था वो तो हुआ नहीं, न कल हुआ। अलबत्ता 9 मई को जो कुछ हुआ पूरी कौम ने उसको देखा और सब ने उसको खंडम किया, मजम्मत किया। बिल्कुल, हमारी तारीख़ में ये एक बदतरीन दिन था, इसलिए कि सरकारी अमलाक जलाए गए। उससे पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं। हम हमेशा एक पुरअमन सियासत और पुरअमन जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। मैं समझता हूँ कि कल अगर उनको गिरफ़्तार किया है तो शाखाना केस में, तो हमारा मौक़िफ़ तो यह है कि और भी बहुत सारे लोगों के नाम तो शाखाना से लेने वालों में मौजूद है। एक पूरा लिस्ट है जिसमें तमाम साबिक़ हुक्मरानों के नाम, मौजूदा हुक्मरानों के नाम है। तो क्यों ना सब का ऑडिट किया जाए, कम से कम इतना तो किया जाए कि जो ले गए हैं उनके गर्दन पर पांव रखकर उनसे वापस लेकर निशानदेही बड़ी दिलचस्प की है और रिकॉर्ड तो कायम हो जाए। बिल्कुल आपने, क्योंकि मैं जब ये केस का तफसीली फैसला पढ़ रहा था ना, उसमें एक चीज लिखी हुई थी कि ये फैसला इस वजह से तहरीक इंसाफ के सरबराह के खिलाफ नहीं आया कि उन्होंने असासे जाहिर नहीं, ये तमाम चीजें इसलिए नहीं कि आपने उसका जो टैक्स दिया वो रुपए में दिया, इसलिए भी नहीं, आपने 20% कीमत पे लिया, इसलिए भी नहीं, लेकिन आपका जो ये फैसला है वो इस वजह से आया कि आपने तोशा खाना से तहाइफ लिए, तहाइफ लेने के बाद आपने उसको बेचा और उस बेचने की चीज को आपने असासा जात के अंदर शामिल नहीं किया, यानी जो फॉर्म बी जो होता है उसमें आपने नहीं किया है तोशा खाना के सारे मामले के अंदर। तो सर इस क्राइटेरिया में तो बहुत सारे हुक्मरान आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ के सरबराह से पहले भी काफी लोगों ने तहाइफ तो लिए हैं। मैंने भी वो फैसला पढ़ा है, उसमें है यही बात जो आप बता रहे हैं कि तोशाखाने से चीज़ लेना, उसको बेचना, उसको बेस नहीं बनाया, असल यही बनाया है कि आपने उसको गोशारों में शामिल नहीं किया, जाहिर नहीं किया है। बज़ाहिर है एक जुर्म तो है, लेकिन असल बात यह है कि बुनियाद क्या है? बुनियाद तो तोशाखाना है जिससे लोगों ने चीज़ों को उठाया है, अमानतों को उठाया है, घर मुंतकिल किया है, अपने हुजरों में सजाया है। तो ये पूरी कौम की अमानत है, आपने अपने हुजरे में कैसे रखा, आपने अपने ज़ाती इस्तेमाल में कैसे लाया। इसलिए हम चाहते हैं कि उन तमाम लोगों का ऑडिट किया जाए, उसको समन किया जाए जिन्होंने किसी न किसी शक्ल में इस तोशाखाने को चोरी किया है, उससे माल उठाया है, उस पर हाथ साफ किया है, ताकि आइंदा नस्लों को एक सबक तो मिले कि तोशाखाने को हाथ नहीं लगाना। आप जाकर लंदन में देखें, तोशाखाना को देखें, यानी अंग्रेज़ के दौर में जब वो बरसगीर में थे, उन्होंने अगर कोई चीज़ उठाकर ले गए हैं तो आज भी वो मुग़ल बादशाहों का सामान उनके तोशाखाने में एज़ इट इज़ मौजूद है। लेकिन हमारी तो कुल उम्र 75 साल है, तो गुज़श्ता 30 सालों का जो रिकॉर्ड आपके सामने है उसमें तमाम लोग इन्वॉल्व है जो वफाकी हुकूमतों में रहे हैं। सिर्फ वो लोग बच गए हैं जिनकी रसाई आपके कौमी तोशाखाने तक नहीं है।
सर मेरा बुनियादी सवाल आपसे यही था, इससे तो बहुत सारे लोग मुस्तफीद हुए होंगे, तो आपको नहीं लगता कि अगर ये मामला चलेगा तो फिर ये मामले की पकड़ में तकरीबन 70-80% तो लोग आ ही जाएंगे जिनका सियासत से बराह रास्त ताल्लुक है? भाई एक बार तो एक सही ऑपरेशन करना चाहिए ना जी, ताकि दूध का दूध और पानी पानी हो जाए। आप पानामा लीग्स में भी इन तमाम सियासी जमातों के बड़े बड़े लोगों के नाम है, पंडोरा बाकस में इन सब के नाम मौजूद है, फिर तोशाखाना में इन सब के नाम मौजूद है, फिर PTCL और PTI और ये जो PTCL और स्टील मिल और हमारे जो हवाई वो है PIA, उसको लूटने वालों में इन सब के नाम मौजूद है। तो हम यही चाहते हैं कि एहतसाब हो तो फिर सही एहतसाब हो, फिर सबका एहतसाब हो, फिर एक सवाल ये भी पैदा होता है ना, अक्सर लोग ये बात ये अच्छी बात है, बड़ों से आगाज किया जाए, ठीक है, छोटे सलमान खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। सर, अगर आपने बड़ों पे हाथ डाला, छोटे लोग बेचारे फिर खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। सेट एन एग्जाम्पल, आपने एक एग्जाम्पल सेट करनी होगी कि आपको कोई तहाइफ मिलते हैं, वो रियासत पाकिस्तान को मिलते हैं और वो तोशा खाने की ही जीनत होने चाहिए, आप उसको नहीं खरीद सकते, बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सर अक्सर लोग ये बात करते हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी तो लोगों ने ये बात की थी कि बेटे से रकम या तनख्वाह ना लेने को और उसको गोशवारों में शामिल ना करने की वजह से उनको नाअहल कर दिया गया। हो सकता है कि उन्होंने ये असासा छुपाया हो, लेकिन वो सजा बहुत बड़ी थी। अब तहरीक इंसाफ के सरबरा के हवाले से भी कहा जा रहा है कि तोशा खाना से उन्होंने चीजें ली और उसके बाद उन्होंने बेच दिया। सही अपनी जगह ये जुर्म होगा, लेकिन 5 साल नाअहली या 3 साल कैद, ये जुर्म की सजा बड़ी है। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए अभी उनके लिए अदालतों के सारे दरवाजे तो खुले हैं। अगर एक जज ने पैसा रखे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उनके लिए बहुत सारे दरवाजे मौजूद है। लेकिन एक प्रिंसिपल है, एक उसूल है कि बड़े लोगों की छोटी गलती भी बड़ी होती है, इसलिए जो जितना बड़े मनसब पर होता है उतना ही उसको मोहतात रहना चाहिए। अल्लाह ने अगर आप सबको इन सब को सब कुछ दिया है, करोड़ों में ये कहते हैं, अरब हैं इनके जायदादें हैं, तो उसके होते हुए फिर इतनी छोटी छोटी चीज़ों को हाथ लगाना ये तो बहुत छोटी सोच की अलामत है ना जी। इसलिए हमारा डिमांड डे वन से यही है कि उन तमाम लोगों को समन किया जाए जिन्होंने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके तोशाखाने पर हाथ साफ किया है। तो सर इसको फिर आइन का हिस्सा क्यों नहीं बनाते कि जो भी आपको रियासत पाकिस्तान की नुमाइंदगी की हैसियत से जो भी तहाइफ मिलेंगे उसको आप ना खरीद सकते हैं? सर ये तो आपके कानून के अंदर है ना कि आप 20% रकम अदा करें और वो ले जाएं। अब तो खैर इनके लिए उन्होंने रूल्स में तब्दीली की है, लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ सलमान कि इस मुल्क में एहतसाब नामुमकिन है बड़े लोगों का, और ये अदालती निज़ाम, ये हथकड़ियाँ, ये जेल, ये सिर्फ छोटे लोगों के लिए। बड़े लोग फिर जेलों में जाकर भी बड़े रहते हैं, सही है, उधर भी VIP रहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि एहतिसाब का एक निज़ाम हो, सबके लिए हो, बिल्कुल यकसां हो और होना चाहिए, बिल्कुल, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर उंगली ना उठाए, कोई उस पर एतराज ना करे। ठीक है सर, ये बताइएगा इलेक्शंस कब होते हुए देख रहे हैं? इस साल होंगे या 2024 तक जाएगा मामला? हमारा डिमांड तो यही है, हमारा मुतालिबा यही है कि इस साल इलेक्शन होना चाहिए, और डिले करना पाकिस्तान के साथ भी इंसाफ़ी है। और ये अब इतना बड़ा मुल्क है, इतना मसाइल से 2-4 मुल्क है, इस महंगाई और बदअमनी और बेरोज़गारी में मुब्तला मुल्क को कोई निगरान हुकूमत इस भंवर से नहीं निकाल सकती। इसके लिए एक मुस्तहकम, मजबूत और आवाम के मैंडेट रखने वाली हुकूमत चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, ताकि लोग यकसुई के साथ नून लीग से पूछेंगे वो भी ये कहेंगे, इंतखाब करें, पीपल्स पार्टी को पूछेंगे वो भी कहेंगे। सर ग्राउंड रियलिटीज की बुनियाद पर सिराजुल हक साहब इलेक्शंस होते हुए कब देख रहे हैं? मैं ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पर कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो कौम की ख्वाहिशात के खिलाफ हो। जब सारी कौम इलेक्शन चाहती है और नई क़ियादत चाहती है और मुतबादिल क़ियादत चाहती है, इसलिए कि ये हुक्मरान, ये पार्टियां सब नाकाम हो गए, इसलिए हमें तो यही सूट करता है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो और 2023 में इलेक्शन हो। और सर आप अपनी जमात को 2023 में अगर चलें इलेक्शंस होते हैं, अगले इलेक्शंस कहाँ देख रहे हैं सर? हम इंशाअल्लाह
जमात इस्लामी ने इलेक्शन के लिए भरपूर तैयारी की है, अपने कैंडिडेट उम्मीदवारान का चुनाव किया है, आवाम से राबते का एक मुहिम शुरू की है। हमने दस्तक मुहिम के नाम से हर घर पर जाकर लोगों को बेदार करने का, लोगों को एक इस्लामी विल पर पाकिस्तान के लिए वोट देने का एक काम शुरू किया है और जमात इस्लामी पूरी तरह इलेक्शन के लिए तैयार है। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो। ठीक है सर, आने वाले वक्तों में क्या तहरीक इंसाफ के साथ आप लोग कर सकते हैं सीट एडजस्टमेंट की बुनियाद पर या इत्तेहादियों की बुनियाद पर मुफाहमत, या आप किसी किस्म का कोई मुआहदा हो सकता है आप दोनों के दरमियान? देखिए, जमात इस्लामी ने माजी में बहुत सारे इत्तेहादों में हिस्सा लिया है। IJI में हिस्सा लिया, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद में हिस्सा लिया, MMA में हिस्सा लिया और बहुत सारे इत्तेहादों का हिस्सा रहा है। लेकिन मसला यही है कि इत्तेहादों में शामिल होने के बाद आप अपनी उस इनकलाबी एजेंडे पर अमल नहीं कर सकते और ज़ाहिर है जब आपके पाँव एक रस्सी से 10-12 लोगों के साथ बांधा हुआ हो, आप चलना भी चाहे, तेज़ चलना चाहे, दौड़ना चाहे, आप नहीं जा सकते हैं। इसलिए माजी को देखते हुए हमने एक तो ये तय किया है कि चूँकि पीपल पार्टी, PDM, PTI, ये तमाम लोग ऐसे हैं जिनको लोगों ने देख लिया, अब इस कौम को एक नई और मुतबादिल क़ियादत की ज़रूरत है जो जमात इस्लामी की सूरत में मौजूद है। तो हम इसलिए किसी से इत्तेहाद तो नहीं करेंगे, अपने निशान और अपने मंशूर और अपने इनकलाबी एजेंडे के साथ आवाम के पास जा रहे हैं। ठीक है सर। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे तो आप दे रहे थे। जनाब सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।